कभी कभी भगवान किसी इंसान को दुनिया का सबसे तेज दिमाग नहीं देता, सबसे ज्यादा ताकत भी नहीं देता, लेकिन बदले में उसे कुछ ऐसा दे देता है जो लाखों लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी नहीं होता। और वो चीज है एक साफ दिल, एक ऐसा दिल जो धोखा देना नहीं जानता, जो नफरत करना नहीं जानता और जो हर दर्द को चुपचाप सहने के बाद भी लोगों से प्यार करना नहीं सोचता। लेकिन उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक ऐसा लड़का जिसे बचपन में लोग बेवकूफ समझकर हंसते थे, जिसे खुद के पैरों पर चलने के लिए लोहे के पिंजरे की जरूरत पड़ती थी, वही लड़का एक दिन अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे ऐतिहासिक पन्नों का गवाह बनने वाला था, जो पूरी दुनिया को हैरान कर देगी। जिंदगी हमेशा से आम लोगों के लिए एक सीधा और आसान रास्ता होती है, लेकिन साल 1951 में एलाबामा के एक छोटे से शहर ग्रीनबो में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था फॉरेस्ट गंप, जिसके नसीब में पैदा होते ही पैरों में लोहे का पिंजरा लिख दिया गया था। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी थी, पैर कमजोर थे और दिमाग का IQ लेवल आम बच्चों से बहुत कम। लोग उसे देखकर हंसते थे, उसे अजीब नजरों से घूरते थे, लेकिन फॉरेस्ट के पास एक ऐसी ताकत थी जो दुनिया के किसी कोने में नहीं बिकती। उसकी माँ मिसेस गंप एक ऐसी औरत जिसने कभी अपने बेटे को कमजोर नहीं समझा। जब दुनिया उसे अपाहिज या बेअकल कहती तो उसकी माँ उसकी आंखों में देखकर कहती थी, फॉरेस्ट तुम किसी से अलग नहीं हो। अगर भगवान ने सबको एक जैसा चाहा होता तो वो सबके पैरों में ब्रेसेस लगा देता। जिंदगी एक चॉकलेट के डिब्बे की तरह होती है, तुम्हें कभी नहीं पता होता कि अगला टुकड़ा कौन सा निकलने वाला है। लेकिन असली इम्तिहान तब शुरू हुआ था जब फॉरेस्ट को स्कूल भेजने का वक्त आया। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसका एडमिशन लेने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि फॉरेस्ट का IQ लेवल सिर्फ 75 है, जबकि एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ने के लिए कम से कम 80 IQ होना चाहिए। वो एक स्पेशल बच्चा था। लेकिन एक माँ अपने बेटे को पहले ही कदम पर हारा हुआ कैसे देख सकती थी। मिसेस गंप ने वो किया जो शायद एक माँ ही अपने बच्चे के लिए कर सकती। उन्होंने अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगा दिया और फॉरेस्ट का नाम उस नॉर्मल स्कूल में लिखवा कर ही दम लिया। और फिर आई वो सुबह जिसने फॉरेस्ट की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब फॉरेस्ट ने उस पीली स्कूल बस के अंदर अपना पहला कदम रखा तो उसके पैरों में लगे लोहे के ब्रेसेस की खरखराहट से पूरी बस गूंज उठी। बस का हर एक बच्चा उसे अजीब और नफरत भरी नजरों से घूरने लगा। फॉरेस्ट एक एक सीट के पास गया, लेकिन नफरत और मजाक हर तरफ था। कोई कहता सीट फुल है तो कोई कहता यहाँ मत बैठो। फॉरेस्ट बिल्कुल अकेला, उदास और बेबस। लेकिन तभी उस सूखने वाले सन्नाटे में एक मासूम और जादुई आवाज गूंजी, तुम यहाँ बैठ सकते हो अगर तुम चाहो तो। वो आवाज थी जेनी की, एक ऐसी लड़की जिसे देखकर फॉरेस्ट को लगा कि वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता है जो सीधे आसमान से उसके लिए नीचे उतर आई थी। फॉरेस्ट उसके बगल में बैठ गया और उस दिन के बाद वो दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हो गए। जेनी ने फॉरेस्ट को दुनिया को एक नए नजरिए से देखना सिखाया। जब लोग फॉरेस्ट पर पत्थर फेंकती, जेनी उसका हाथ थाम लेती। लेकिन जेनी की अपनी भी एक बेहद दर्दनाक और खौफनाक कहानी थी। उसका बाप एक शराबी और दरिंदा इंसान था जो अपनी ही बेटियों के साथ हैवानियत करता था। जेनी का घर कोई सुकून का ठिकाना नहीं बल्कि एक जीता जागता जहन्नुम था। शायद इसलिए जेनी को फॉरेस्ट की मासूमियत में सुकून मिलता था और फॉरेस्ट को जेनी के साथ अपनी हर कमजोरी से आजादी मिलती थी। और फिर आया साल 1954 का वो दिन जिसने किस्मत के सारे लिखे हुए नियम पलट कर रख दिया। फॉरेस्ट और जेनी स्कूल से लौट रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें 3 बदमाश लड़कों ने घेर लिया। वो लड़के फॉरेस्ट की अपाहिजता का मजाक उड़ाने लगे और उस पीले पत्थर फेंकने लगे। एक भारी पत्थर सीधा फॉरेस्ट के माथे पर लगा और वहां से खून की धार निकली। जेनी समझ गई कि फॉरेस्ट इन तीनों का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा। वो अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाई, भागो फॉरेस्ट भागो। फॉरेस्ट मुड़ा और उसने भागना शुरू किया। उसके भारी लोहे के पिंजरे जमीन पर पटक रहे थे। बदमाश अपने साइकिल पर उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। वो उसे पकड़ने ही वाले थे कि तभी एक चमत्कार हुआ। जेनी की वो आवाज फॉरेस्ट की रगों में बिजली बनकर दौड़ने लगी। फॉरेस्ट ने अपनी पूरी जान लगाकर एक बड़ा कदम बढ़ाया और एक झटके के साथ उसके पैरों में लगे लोहे का एक बोल्ट टूटकर गिर गया और अगले ही पल वो भारी लोहे की पत्तियां हवा में बिखर गई। उसके कदम जमीन पर इतनी तेजी से पड़ रहे थे कि वो एक खौफनाक हवा का झोंका बन चुका था। उसने उन बदमाशों को इतनी पीछे छोड़ दिया था कि उनकी साइकिल्स की रफ्तार भी दम तोड़ गई।
उस दिन फॉरेस्ट को समझ आया कि भगवान आपसे कोई चीज छीनता है तो बदले में एक ऐसी ताकत देता है जिसके सामने पूरी कायनात खुद नहीं देखती। सालों गुजर गए, फॉरेस्ट बड़ा होकर हाई स्कूल में पहुंचा, लेकिन लोगों की नफरत नहीं बदली। एक बार फिर कुछ बदमाश एक पुरानी कार में उसके पीछे पड़ गए। फॉरेस्ट उसी तूफानी रफ्तार से भागते हुए सीधे एक बड़े फुटबॉल स्टेडियम के बीचों बीच जा पहुंचा, जहां कॉलेज की फुटबॉल टीम प्रैक्टिस कर रही थी। फॉरेस्ट इतनी तेजी से फील्ड को चीरते हुए निकल गया कि वहां मौजूद बड़े बड़े खिलाड़ी अपने आंखें मलते रह गए। अलाबामा की सबसे बड़े फुटबॉल कोच की नजर उस पर पड़ी और उनके मुंह से निकला, ये लड़का कौन है? ये इंसान नहीं बल्कि बिजली है। और इस तरह एक ऐसा लड़का जिसे स्कूल में एडमिशन तक नहीं मिल रहा था, वो सिर्फ अपनी रनिंग स्पीड की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ अलाबामा का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टार बन गया। उसे गेम के नियम नहीं पता थे, उसे बस इतना पता था कि जब बॉल हाथ में हो तो बस भागना है। और फॉरेस्ट की यही कामयाबी उसे सीधे ले गई अमेरिका का सबसे बड़े दरबार में, द व्हाइट हाउस में, जहां उसे खुद प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिला। लेकिन उधर फॉरेस्ट जमकर खाना खाया। प्रेसिडेंट जब सबसे मिलने के दौरान जब प्रेसिडेंट उसे मुस्कुरा कर पूछते हैं कि आपको यह कैसा लग रहा है, तो फॉरेस्ट पूरी मासूमियत से सबके सामने कहता है, मुझे बाथरूम जाना है। प्रेसिडेंट के सामने होकर ऐसी बात सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट ही कह सकता था। यूनिवर्सिटी खत्म हुई और फॉरेस्ट को एक नया रास्ता मिला, द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी। सेना की बस में उसकी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जो उसकी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बनने वाला था, जिसका नाम था बब्बा। दोनों पक्के दोस्त बन गए थे। लेकिन आर्मी की ट्रेनिंग कोई मजाक नहीं होती। बब्बा का दिमाग सिर्फ एक ही चीज में चल रहा था, झींगा मछली। वो फॉरेस्ट को झींगे पकड़ने की हजारों तरीके बताता रहता और फॉरेस्ट बिना बोर हुए उसकी बातें सुनता। साल आया 1966। फॉरेस्ट और बब्बा की यूनिट को सीधे भेज दिया गया वियतनाम वॉर के सबसे खतरनाक जंगलों में, एक ऐसा युद्ध जहाँ दुश्मन दिखता नहीं था। मौत बस हर एक जारी के पीछे छुपी होती थी। वहाँ उन्हें मिले एक बेहद सख्त और जाबाज कमांडर, लेफ्टिनेंट डैन टेलर, एक ऐसा इंसान जिसके परिवार के हर एक सदस्य ने अमेरिका के हर बड़े युद्ध में देश के लिए अपनी जान गंवाई थी। लेफ्टिनेंट डैन के लिए मैदान जंग में वीरगति पाना सबसे बड़ा सम्मान था। फॉरेस्ट वह भी हर पल जेनी को खत लिखता रहा। और फिर आई वो पल जब उनकी यूनिट पर चारों तरफ से दुश्मनों ने एक भयंकर बारूदी हमला कर दिया। चारों तरफ आसमान में बम फट रहे थे, हर तरफ आग लगी थी। लेफ्टिनेंट डैन पूरी ताकत से चिल्लाए, फॉल बैक, रिट्रीट। वियतनाम का वो जंगल अब जंगल नहीं बल्कि मौत का एक खुला मैदान बन चुका था। गोलियां अंधाधुंध बरस रही थी, बमों के धमाकों से पूरी जमीन कांप रही थी। फॉरेस्ट अपनी पुरानी तूफानी रफ्तार से भाग रहा था, ठीक वैसे ही जैसे वो बचपन से भागता आया है। आगे आज़ादी थी, सुरक्षित कैंप था, लेकिन तभी उसके पैर अचानक जम गए, क्योंकि पहली बार उसकी जिंदगी में कोई दौड़ सिर्फ खुद की जान बचाने के लिए नहीं थी। कहीं पीछे उस खौफनाक आग, धुएं और बारूद के दलदल के बीच उसका सबसे पक्का दोस्त, उसका भाई बब्बा के खिलाफ फंसा हुआ था। दुश्मन के चलाए फाइटर जैसा पूरे जंगल को आग के शोलों में बदलने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो अब क्या करने वाला था फॉरेस्ट? क्या फॉरेस्ट इस मौत के भयंकर तांडव के बीच चलते हुए नर्क में जाएगा? क्या लोहे का ब्रेसेस से आजाद हुए उसके पैर इस बार उसकी और उसकी दोस्त की जान बचा पाएंगे, या वियतनाम का ये काल रूपी जंगल फॉरेस्ट की इस मासूमियत को हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर दफन कर लेगा? क्योंकि कभी कभी हीरो पैदा नहीं होते, वे बस एक फैसला लेते हैं। और फॉरेस्ट गम अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक फैसला लेने वाला था। आगे की कहानी आपको देखने को मिलेगी पार्ट 2 में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, आपका पसंदीदा सीन कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।